वो लूट रहे सपनों को मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वह बेच रहे अरमानों को खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हां, मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं बिकने दूंगा। झटके में रोड का सेक्टर हो, रेल का सेक्टर हो, मेट्रो का सेक्टर हो, सोलर का सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो, माइन का सेक्टर हो, यहां तक कि वाटर कंजर्वेशन का भी सेक्टर हो, वह भी फिलहाल अडानी इंटरप्राइजेस से जुड़ चुका है। इस देश का सोशल स्ट्रक्चर क्या कहता है? 80 करोड़ लोग 5 किलोग्राम के अनाज पर टिके हुए हैं, यही सच है। अब आप देखिए कि जब आप प्राइवेटाइजेशन में प्रतिस्पर्धा का जिक्र करते हैं तो हमको लगता है कि ऐसे में आपको एक एग्जाम्पल सरकार के सबसे करीब के व्यक्ति का लेना चाहिए, उसके बाद स्थिति एक और आपकी साफ होगी। और इसमें हमको लगता है कि गौतम अडानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके डाटा बड़े जबरदस्त है। वो डाटा क्या बतलाते हैं इसको आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। जब प्रधानमंत्री मोदी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उम्मीदवार का ऐलान हुआ तो वह महीना सितंबर का महीना था, सितंबर 2013, और मई में चुनाव हो रहे थे। रिजल्ट मई का जैसे चुनाव खत्म हुआ तो ब्लूमबर्ग ने एक डाटा निकाला और डाटा के बारे में जानकारी दिया कि चूंकि हवाई जहाज जो इस्तेमाल किया जा रहा था वो अडानी एयरलाइंस का ही किया जा रहा था, उनका जो अपना जेट था जिससे उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के लिए निकलते थे। महत्वपूर्ण ये नहीं है, निकल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? किसी भी प्राइवेट कंपनी का लेंगे, पेमेंट करें। हालांकि वो पेमेंट कितना किया गया वो कभी बाहर नहीं आ पाया। लेकिन सितंबर 2013 में अडानी का जो नेटवर्थ था वो $1.9 बिलियन का था, 2013 सितंबर। और इसके बाद 8 महीने तक जो प्रचार हुआ और ये लगने लगा कि अब प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे वहां से निकल कर आके प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इनके संपत्ति में इजाफा $1.9 बिलियन से बढ़कर $6 बिलियन हो गया, यानी लगभग $25 मिलियन, $25 मिलियन का मतलब बहुत साफ होता है, लगभग 186 करोड़ रुपए हर दिन इजाफा हो रहा था अडानी की संपत्ति में। और 4.1 बिलियन सिर्फ 8 महीने में बढ़ गया। अब सवाल है, जब प्रधानमंत्री बन गए उस समय तक अडानी की कंपनी क्या क्या करती थी, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करने लगी और किस तरीके से और विस्तार हुआ। बीते 5 बरस में जो डाटा निकल कर आया, ये डाटा की जानकारी निकलकर जब ये सामने आई उसमें यह बहुत साफ तौर पर आया कि देश के सबसे रईस शख्सों में शुमारी जो है वह मौजूदा वक्त में अडानी की है, रिलायंस के बाद है, मुकेश अंबानी के बाद है। लेकिन 2014 के मई में $6 बिलियन की संपत्ति बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में $15.7 बिलियन हो गई। 15.7 बिलियन का मतलब है 9.7 बिलियन इस दौर में बढ़ गई। इसके बढ़ने का मतलब है हर दिन तकरीबन 5.3 मिलियन डॉलर बढ़ रहा था, यानी 39 करोड़ हर दिन बढ़ रहे हैं। और 9.7 बिलियन का मतलब होता है लगभग 72,000 करोड़। इतना रकम बढ़ते चला गया। अब सवाल है कि देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस नीचे ढह रहे हैं। इस देश में डेवलपमेंट किसी भी रूप में कॉर्पोरेट्स का हो नहीं पा रहा है, लेकिन 1-2 कंपनियां धीरे धीरे डेवलप होती चली जा रही है। और डेवलप होते होते मौजूदा वक्त में तो इनको पोर्ट्स का किंग कहा जाता है, पोर्ट किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है अडानी को, क्योंकि जितनी बड़ी 10 पोर्ट्स इनके पास हैं, टर्मिनल्स अलग से हैं, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन आज जब नेटवर्थ का जिक्र होता है, उस नेटवर्थ में जानकारी आती है कि 1.2 लाख करोड़ रुपीस का ये लिस्ट जारी की है, हुरून रिच लिस्ट जारी हुई है, जिसमें दुनिया के टॉप मोस्ट लोगों में भी अडानी का नाम है। सवाल ये नहीं है, सवाल है कोई रईस होता है हो, लेकिन सवाल है कि जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन एक मुनाफा खोजता है। उस मुनाफे के मातहत अगर वो सरकार के अनुकूल है तो सरकार उसके अनुकूल नीतियां बनाती है, और इस नीतियों को किस रूप में कैसे लिया जाता है ये मेरे ख्याल से समझने के लिए मुंद्रा पोर्ट को आप समझ सकते हैं, जिसपे एक रिपोर्ट दी थी सीएजी ने, और फिर उस पर पीएससी ने जब उस पर कार्रवाई शुरू की तो गुजरात में चूंकि बीजेपी की सरकार थी तो पीएससी को निर्धारित करने वाले लोगों ने चीजें रफा दफा शुरू कर दी। उसके तरीके ये होते हैं कि दूसरे पोर्ट्स जो हैं वहां पर कम से कम काम हो, और जो पोर्ट्स आपके करीबी का है या प्राइवेट सेक्टर में जिसको आप लोग को लाभ पहुंचाना है उसको ज्यादा से ज्यादा हो। कमोवेश रेलवे में भी यही स्थिति आएगी। जो 109 रूटों का जिक्र है, जाहिर है वो 109 रूट घाटे वाले तो नहीं होंगे, वो दिल्ली से मुंबई होंगे, मुंबई से हैदराबाद होंगे, मुंबई से
चेन्नई होंगे, कुछ इस तरीके से चलेंगी। जो सबसे बेहतरीन रूट्स हैं वही रूट्स होंगे जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा है। तो उस मुनाफे को डेवलप करके ये देश अपने आप को क्यों नहीं डेवलप करके सार्वजनिक उपकरणों को मजबूत करता है? क्योंकि इसलिए हमको ये शक है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जब हम आपसे डाटा बतला रहे थे कितने करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी जो लिक्विडेटेड की गई है उसमें 23 कंपनियां मौजूदा सरकार के जरिए हुई है और सिर्फ 4 कंपनी इससे पहले लिक्विडेशन में गई है। उसमें आपको 2002 में एक कंपनी थी माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मनमोहन सिंह के दौर में जो इंडियन एयरलाइंस था, एयरपोर्ट सर्विस, उसको मर्ज किया जाता है इंडियन एयरलाइंस में, एयर इंडिया में मर्ज कर दिया जाता है, या एयर इंडिया कार्गो को उसमें शामिल कर दिया जाता है। लेकिन यहां जिन 23 कंपनियों का जिक्र है उसमें तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड भी है, हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल कॉरपोरेशन भी है, एसटीसीएल भी है, ग्रेडा एचपीसीएल बायोफ्यूल भी है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी भी है। अब आप ध्यान दीजिए कि हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो फिर लौटिए जो प्राइवेट सेक्टर के लोग अपने तरीके से वेजिटेबल ऑयल के साथ आए, इसमें फिर अडानी का भी नाम आएगा, आपके जो करीबी हम लोग मानकर चल रहे हैं। झटके में रोड का सेक्टर हो, रेल का सेक्टर हो, मेट्रो का सेक्टर हो, सोलर का सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो, माइन का सेक्टर हो, यहां तक कि वाटर कंजर्वेशन का भी सेक्टर हो, वह भी फिलहाल अडानी इंटरप्राइजेस से जुड़ चुका है। इसका मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं होता, इसका मतलब मुनाफा किसी को पहुंचाना होता है। और जब आप मुनाफा किसी को पहुंचा रहे होते हैं तो उसके जरिए कुछ आपको लाभ मिलने की हमेशा एक गारंटी रहती है। 2014 में अक्सर इस बात का जिक्र होता था, जब उस वक्त चुनाव प्रचार के लिए अडानी के हवाई जहाज से निकला करते थे तो कहा जाता था अडानी बीजेपी के लिए एटीएम है। लेकिन मौजूदा वक्त में यह बात छोटी पड़ जाएगी, इसका कोई महत्व नहीं बचा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि पोर्ट्स इस देश के भीतर में जितने बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों की फहरिस्त जब आप देखना शुरू कीजिएगा, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स, ये सारा कैसे संभव है कि किसी एक कंपनी को लाभ हो रहा हो, कुछ को घाटा हो रहा हो, और जिसको लाभ हो रहा है उसने कर्ज लिया हुआ है बाजार से, बैंक से, तमाम जगहों से, कर्ज नहीं भी लौटाएगा तो भी चीजें उसकी चल रही है, ये कैसे संभव है? तो इसका मतलब है भारत में प्राइवेट सेक्टर प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं होता है, इसका खेल कुछ बिल्कुल अलग और निराला है। क्योंकि जब इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, सोचिए पावर प्लांट मुंद्रा में, ट्रायड में जो महाराष्ट्र में है, कवई राजस्थान में है, ओडुपी कर्नाटक में है, बिट्टा जो गुजरात में है, गोड्डा झारखंड में वहां पर क्रिएट किया जा रहा है, गुजरात के दहेज में है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है, यहां पर ये पावर प्रोजेक्ट इस रूप में क्रिएट किए जा रहे हैं। और जब हम पोर्ट्स की बात करते हैं, और इस बात का हम जिक्र आपसे कर रहे थे कि पोर्ट्स को इस रूप में क्रिएट किया जाता है कि उस राज्य के बाकी पोर्ट्स धीरे धीरे खत्म होने लगे, फिर उन पोर्ट्स पर भी आपका कब्जा हो जाए। और इसका बेहतरीन उदाहरण जो है, हमारे ख्याल से ये गोवा का पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट जो है गोवा का, जो सबसे पुराना पोर्ट है इस देश के भीतर में, उसको जिक्र जब आप करेंगे और उसके जरिए समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट जो है वो आज का नहीं है, जब पुर्तगालीज आए थे उस समय से है, यानी 18वीं सदी का वो पोर्ट है, सबसे पुराना पोर्ट है। लेकिन मौजूदा वक्त में इस देश में सबसे बड़ा पोर्ट प्राइवेट सेक्टर का मुंद्रा पोर्ट है जो काम हो रहा है। लेकिन इस मोरमुगांव पोर्ट में भी काम अडानी की कंपनी ही करेगी। मुंद्रा, हजीरा, दहेज तीनों गुजरात का है। धामरा जो उड़ीसा का पोस्ट है, जो इससे पहले सरकार के नाम पर था, वो धीरे धीरे शिफ्ट होते चला गया, और अब जिस तरीके से वहां पर स्टेक्स लिए जाते हैं, काम दिया जाता है, और इस तरीके से धीरे धीरे वह कब्जे में चला जाता है। इसी तरीके से कुतपुतलू जो है तमिलनाडु का, या फिर टूना पोर्ट है गुजरात का, या विजाक का है आंध्र प्रदेश, ये टर्मिनल्स भी हैं कुछ इसमें। अब इन चीजों का जिक्र जब हम आपसे करते हैं कि जितने पावर सेक्टर हैं, जितने पोर्ट्स हैं, जितनी सड़कें बन रही हैं, जितनी रेल लाइनें बन रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि दरअसल इस सेक्टर में कौन सी कंपनी आएगी? जाहिर है वही कंपनी आएगी जो सरकार के अनुकूल होगी, वही कंपनी आएगी जो सरकार को सबसे ज्यादा लाभ दे पाती हो। यहां पर जनता का जिक्र नहीं है। लेकिन फिर लौटिए, भारत की आजादी के साथ जो पीएसयूज बनाने का सपना था, उसके पीछे सिर्फ एक ही ख्वाब था, किसी भी तरीके से इस देश के भीतर में चूंकि बड़ी असमानता है, बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा विपन्नता है, तो हम इस स्ट्रक्चर में काम करें जिससे जिंदगी जीने की न्यूनतम जरूरतों को मुनाफे के साथ ना जोड़ सके, बल्कि जो खर्च हो रहा है और जो लिया जा रहा है वो कमोबेश घाटा ना हो, जीरो पर रहे। लेकिन इसके बावजूद भी जिन जिन कंपनियों को बेचा गया, जो पीएसयूज थे, और अब जब रेलवे में घुस रहे हैं हम लोग, तो उस जगह को सेल किया जाता है जहां पर लाभ है।
और उसका जो कौड़ियों के मोल दे दिया जाता है। पहले शुरुआत में पीपीई मॉडल कहा जाता है और धीरे धीरे वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका किसी एक कॉर्पोरेट के साथ, ये कोई छुपा हुआ नहीं है, ये मेरे ख्याल से सारी चीजें खुली हुई है और इसमें कुछ। अब जब इन बातों का हम जिक्र आपसे करते हैं कि तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये कैसे संभव है कि ये कोई देश को इतना भी बेच सकता है क्या, या देश इतना भी बेचा जा सकता है क्या। इसका मतलब है कि या तो सरकार चलाना नहीं जानती है या सरकार जानबूझ के नहीं चलाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जब चला रही होती है तो वो जांच के दायरे में आएगा ही। दूसरी सरकार कागज पन्ने खोलेगी अगर सत्ता बदलती है तो क्यों नहीं सारी चीज ऐसे हाथों में देते चले जाओ जिसकी जांच तो आप करेंगे नहीं। पॉलिसीज की जांच करेंगे तो कुछ ब्यूरोक्रेट फंसेंगे, उनको जेल में कुछ दिन के लिए डाल दिया जाएगा, हालांकि वो भी नहीं डाला जाता है। लेकिन मान लीजिए कैसी स्थिति आती चली जा रही है, तो क्या ये देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा नहीं कर रहे हैं जहां पर सरकार हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए और जो देश की लाइफलाइन है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पानी हो, आपने सबको प्राइवेटाइज कर देंगे और इससे पहले जो इंस्टीट्यूशंस चले आ रहे थे उनको हम कौड़ियों के मोल बेच देंगे। अब हमको लगता है आखिर में उस पूरी लाइन पे आइए जिसका जिक्र हम कर रहे थे आपसे कि 2014 में 6 बरस पहले इसको अपनी एंथम बनाया गया था और ये प्रसून जोशी ने ये पूरा का पूरा कविता लिखी थी जिसको बीजेपी ने एंथम बनाया था। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अब देखिए इसके आगे, वो लूट रहे सपनों को मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वह बेच रहे अरमानों को खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हां मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। क्या कमाल है। इस गीत को 2014 में सुने और इस गीत को 2020 में सुने, क्या राय बनेगी आपकी, सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।